औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सियासी शतरंज में खुशामदीद। मुल्क की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी की फजा बरकरार है और उरूज पर है। सबको इंतखाबात का इंतजार है, जबकि लंदन में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात भी हुई है, जिसमें सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला जारी रखा गया। मगर अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी कि आखिर नवाज शरीफ साहब वतन कब वापस पहुंचेंगे, कब लौटेंगे। खबरें यह भी है कि नवाज शरीफ वापसी का हतमी फैसला मरियम नवाज से मुशावरत के बाद ही करेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने के लिए सदर मुमलिकत के अहकामात की तामील भी नहीं हो सकी और नारकोटिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद ने सदर मुमलिकत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने से साफ इनकार कर दिया है। जहां पाकिस्तान के सियासी मामलात पर लंदन में बैठकर मुशावरत हो रही है, वहीं पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर पंजाब में डेरे डालने का फैसला भी कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के लाहौर में कयाम के दौरान पंजाब और लाहौर की तंजीम साजी के गैर फाल और खाली पार्टी ओहदों पर मुशावरत की जाएगी, जबकि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। पार्टी की जानिब से नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। अब यकीनन सोचने की जरूरत यह है कि इंतखाबात का वक्त तो अभी तक है नहीं सामने और तैयारी कैसे शुरू की जाए। क्या माजी की तरह एक बार फिर पंजाब में गिरफ्त मजबूत कर पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नवाज शरीफ की ताखीर से वापसी का पीपल्स पार्टी को कितना फायदा होगा और खास तौर पे सदर मुमलिकत की जो सूरत हाल है, जो कंट्रोवर्सी खड़ी है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सरबरा मुफाहिमत के बेताज बादशाह समझे जाते हैं, क्या वो आने वाले इलेक्शंस में भी मुफाहिमत का ही रास्ता इख्तियार करेंगे या कुछ और? साथ साथ बहुत सारे और भी इशूज़ हैं जो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तारीख साज रेस्क्यू ऑपरेशन है जो बडगाम में हुआ है, और उसके अलावा जो पीटीआई इस वक्त शिकवा कर रही है कि उनके केसेस को ज़बरदस्ती इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है, उसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने और आपकी जमात ने यह मुतालबा किया है सदर मुमलिकत से कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, क्या यह दुरुस्त ना होता कि पहले तहकीकात होती, मालूम पड़ता कसूरवार असल है कौन और फिर उसको सजा मिलती? बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही सर इस मुतालबे में? देखिए, ये आप ही ने इस तरफ सफर कराया हुआ है। किसी वजारत के अंदर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी फौरी तौर पे आपकी तरफ से ये मुतालबा हो जाता है कि इस वजारत के वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सदर के दफ्तर में इतना बड़ा मिसहैप हुआ, या इतना बड़ा लैप्स हुआ, या इतनी बड़ी ज्यादती हुई और सारी दुनिया में जंग हंसाई हुई, तो उसके ऊपर ये अपनी अपनी राय है, कुछ लोगों की राय है कि सदर को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन तहकीकात का इंतजार नहीं करना चाहिए हुजूर? वैसे तहकीकात में तो पहली बात यह है, बिल्कुल करना चाहिए। तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन सदर साहब को तहकीकात करा लेनी चाहिए थी। सदर साहब की तहकीकात की तरफ ना जाने की बजाय उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया, तो ये खुद उनकी जो मुलव्वस होने की या उन पे जो बाहर आने की खुद तस्दीक है। जहाँ तक उनके सेक्रेटरी का या सेक्रेटेरिएट का ताल्लुक है, जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि जो लेटर जो गए थे बिल सदर साहब के पास, वो सदर साहब ने वापस सेक्रेटेरिएट को नहीं किया। अभी तक उनकी टेबल पर मौजूद है, मंडे तक का उनका बयान है। सर ये बताइए, और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, अगर ऐसा है तो फिर सेक्रेटेरिएट का क्या कसूर? अगर सदर की टेबल पे पड़े हैं और वापस नहीं आए तो इनके साथ तो बाकायदा रीजनिंग है ना। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर सदर साहब ने 2 काम करने होते हैं, या बिल को असेंट करना है या बिल वापस भेजना है, साथ अपने मशवरे के, एडवाइस के कि इस बिल के अंदर फला चीज गलत है या फ्लॉ क्लॉज में फला चीज गलत है, इसको ठीक किया जाए। ये वो रहनुमाई करते हैं। लेकिन अगर उनकी टेबल पे पड़ा रहे हुजूर, तो क्या फिर भी 10 दिन में कानून बन जाता है? काफी माहिरीन तो कहते हैं कानून नहीं बनता।
अगर सदर ने वापस नहीं भेजा और असेंड नहीं किया तो वो कानून है। तो वो कानून है 10 दिनों के बाद। इसीलिए टाइम बाउंड है ना कि विद इन 10 डेज, वरना तो अच्छा 10 डेज की जरूरत ही नहीं थी। सर, ये बताइए कि आपको लगता है कि सदर मुमलिकत ने जो काम किया वो एक सियासी चाल थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके क्या टारगेट्स है? कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वो साइन कर देते तो एक लोग, कुछ खास लोग थे मुक्तदर हल्के, वो नाराज हो जाते, अब उनकी अपनी जमात नाराज हो जाती, अगर वो साइन नहीं करते तो मुक्तदर हल्के नाराज हो जाते, तो वो फंस गए थे बीच में, जिसकी वजह से उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। आप क्या समझते हैं? इस पे क्या सराहियां हो सकती हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ किसी के पास हकीकत तो नहीं है। ये तो सदर साहब ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बहरहाल इसके बारे में क्या फे लगाए जा सकते हैं। और मुमकिन नतीजा क्या निकलेगा इस कंट्रोवर्सी का आपकी नजर में? कंट्रोवर्सी का किसी न किसी पे तो जी कसूर ठहरेगा आके, और जिस पे कसूर ठहरेगा उसको सजावार होना पड़ेगा। ठीक, और सदर को सजा यही मिलेगी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उनके स्टाफ मुलविस हुआ तो शायद बड़ी सजा हो सकती है। नेचुरली सदर को अपने बहुत सारे इकदाम में इम्यूनिटी होती है जब तक वो सदर है। और हुजूर, जिन बहरहाल जिन जिन लॉज, जिन अमेंडमेंट्स की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, क्या आप समझते हैं मुकन्निना ने जिस तेज रफ्तारी से कानून साजी की वो दुरुस्त थी? कौमी असम्बली में ये बिल जल्दी पास हुए। सेनेट में आपको दोनों बिलों के बारे में पता है। जब ये बिल सेनेट में आए, वहाँ डिबेट हुए, इस पे बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। हमारी जमातों के अंदर कुछ लोगों ने इनको रेजिस्ट किया अपोजिशन के से पहले, और उन रेजिस्टेंस के नतीजे में ये बिल कमेटियों को रेफर हुए। कमेटियों के अंदर इन बिलों की फिर नोक पलक दुरुस्त की गई। इनमें से जो कोर्सिव मेजर्स थे या वो जिनमें जो हिस्से थे जो मिसयूज हो सकते थे, जो तरीकाकार था मिसयूज हो सकता था, उसको निकाला गया है और उसको निकाल के फिर ये बिल पास किए गए हैं। तो हमारी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने के बाद बिल पास हुए। राइट। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वैसे तो हमारे मुल्क में आजकल बहुत सारे तारीख साज काम हो रहे हैं जो पहले कभी तारीख में नहीं हुए थे। इस दफा ये देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुजूर सारे सर्वेज जो इलेक्शन से पहले होते हैं उन पर पाबंदी लगा दी है कि कोई सर्वे ना हो। क्या आपको लगता है ये सही इकदाम है? ऐसा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ सर्वे का कोई तरीकाकार नहीं है, और नॉर्मली सर्वे हम ये करते हैं कि बाज़ारों में गए, जाके लोगों से रिपोर्टिंग ली, और उसके बाद ये मर्जी है। मैं गया, मैंने माइक मेरे हाथ में, कैमरा मेरे साथ है, और मैंने एक सर्वे किया। मैंने 100 लोगों से पूछा, उनके जवाबों में से मैंने 10, 15, 20 नाम लेने हैं जो जो जिसको मैं फेवर करना चाहूँगा उसके हक में आ सकते हैं। इसी तरह जो सर्विस होते हैं बाकी, उनके यहाँ भी बड़ा हमारे यहाँ सर, फिर पार्टी इलेक्शन सिस्टम है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले कभी पाबंदी नहीं लगाई, उस वक्त आपने मुखालफत क्यों नहीं की थी कि पाबंदी लगाएं इन सर्विस पे? अगर बाजी में गलती होती रही और ये चलें, चीजें एतराफ करते अब्यूज हैं। होता रहा तो उसको चलते तो नहीं देना चाहिए ना कभी भी। इसको सर, इसका निगरान सेटअप से इसका मुतमईन है? करेक्ट स्टाइल होना चाहिए जी। निगरान सेटअप से मुतमईन है? जो कारकर्दगी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, आपको लग रहा है निगरान सेटअप सही काम कर देखिए, रहा है? निगरान सेटअप को अभी बैठ तो लेने दें, उनको सांस तो ले लेने दें। उन्होंने अपना काम शुरू किया है और ठीक काम वो कर रहे हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पे जो हमारी पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। वो नई तो पॉलिसियां नहीं दे रहे आपको, कोई नए तो कोई इक़दाम नहीं कर रहे, नए मुआहदे नहीं कर रहे, कायरा नई साहब, कानून साजी नहीं कर रहे। ठीक, कायरा साहब, एक सवाल मैं, मेरे जहन में गोल गोल घूम रहा होता है, मैं सोचने में मजबूर होता हूं कि जिन कानून साज हमारे अरकान असेंबली ने जो बिल्स पास किए, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की गई जिसके वजह से निगरान सेटअप के पास पावर्स ज़्यादा आ गई, डे टू डे अफेयर्स से ज़्यादा उनके पास अथॉरिटी आ गई है, और फिर CCI के अंदर इन्हीं मुकन्निना ने जिस तरीके से हल्का बंदियों की इजाज़त दी है, उसके बाद तो वाज़ेह था कि इलेक्शन डिले होगा। लेकिन फिर ये वही सियासी जमातें मुतालबा करना शुरू हो गई कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। अजीब सी बात नहीं है सर? दोगलापन नहीं है ये जरा सख्त लफ्ज है, इसको ओके, मुनासिब चलिए अल्फाज मैं में भी माजरत बात कर की लेता जा हूँ। सकती है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर ये? गुजारिश ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर मामला हल्का बंदियों का नहीं गया था। वहाँ मर्दमशुमारी की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या उसके ऊपर एतराज़ात थे। मर्दमशुमारी को अप्रूव किया गया, वहाँ का ना ये बहस थी, ना इसका वहाँ उस फोरम से कोई ताल्लुक था। अब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करनी है। आइन कहता है कि पिछले मर्दमशुमारी नोटिफाई होने के बाद उस मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां की जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके तहत ये हल्का बंदियों का अमल शुरू किया है। जो सियासी जमातें बशमूल मेरी जमात के इस बात पे मोतरज़ है,
वो जो इस वक्त एक बहस छिड़ गई है पूरे मुल्क के अंदर कि कोई कह रहा है फरवरी में होगा, कोई कहता है इससे बियॉन्ड जाएगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाब होना चाहिए। सर वो कह रहे हैं जल्द अज जल्द फरवरी होगा, आप फरवरी पे राजी हैं? नेचुरली अगर फरवरी में ही जाएगा और हल्का बंदियां होनी है तो फिर फरवरी से पहले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जमातों का एतराज तो यही है और जमातें ये चाह रही हैं कि इलेक्शन जितना जल्द मुमकिन हो किया जाए, हल्का बंदियों का अमल भी जितना शॉर्ट किया जा सकता है किया जाए। सर ये बताइए कि खबरें आ चुकी हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में अपने पंजे गाड़ने जा रहे हैं, सियासी मुहिम चला रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि वो मुफाहमत के बेताज बादशाह थे, हैं और रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पीडीएम ने इत्तेहाद किया, 13 जमाती 14 जमाती इत्तेहाद था, ये एक ऐसा गुलदस्ता है जो तारीख में ना पहले कभी बना ना कभी बनेगा। तो क्या जरदारी साहब आकर कोई नया गुलदस्ता बनाने के लिए तैयार हैं? कोalition होगी गवर्नमेंट की, या फिर पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो मेजोरिटी लेने में कामयाब होगी? आप मुझे वो बात पूछ रहे हैं जिसके बारे में आप भी अभी शक का शिकार है, मेरे इल्म में भी सर नहीं मैं है। तो छोटा सा आदमी हूँ, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं हुजूर। नहीं, जरदारी साहब आएंगे तो यकीनन पंजाब में आके बैठ के उन्होंने अपनी जमात के मुस्तकबिल के लिए सोचना है और हम बैठ के अपनी जमात की प्लानिंग करेंगे अगले इलेक्शन में, कैसे हमने हल्के बंदियाँ कैसे बन रही हैं, उसके ऊपर अपनी तैयारियां कैसे हैं, टिकट्स का फैसले करने हैं। और फिर ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसमें भी अगर कोई बात हुई तो वो करेंगे, लेकिन जब तक वो करेंगे नहीं हमें तो नहीं पता और उसके ऊपर कोई प्रिएम्प्टिव गुफ्तगू मैं तो नहीं कर सकता। हुजूर पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर अखबार है, हर कोई जानता है, डॉन उसका नाम है, और आज उसमें खबर छपी है जिसके हवाले से आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसमें ये लिखा है कि जीडीए के एक रहनुमा ने जापान से आए हुए डिप्लोमेट्स को ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सिंध में माफियाज पैदा किए हैं। क्या रिस्पॉन्स देंगे आप इसके ऊपर हुजूर? देखिए, मुखालफ की बातों का क्या किया जा सकता है, वो पहले भी ऐसे गुल खिलाते रहते हैं। जीडीए के लोग वो जर्नलिस्टों से मिले, वो डिप्लोमेट से मिले, वो इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं। अब वो अपनी तरफ ध्यान करेंगे तो उनको और बहुत कुछ नजर आएगा, अपने इत्तेहादियों की तरफ देखेंगे तो ये अफसोसनाक है, इस पे क्या तबसरा किया जा सकता है। सर आप ये तो कह सकते हैं कि हम माफियाज नहीं बनाते, ये झूठ है। खैर ये बताइए, ये नामुनासिब बात है, मैं इस राइट, मामले की अदरवाइज मजम्मत करता हूँ, ये घटिया स्टाइल है ये पॉलिटिक्स का। बताइए हुजूर कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में सिंध से आगे बढ़ेगी या सिंध में ही गवर्नमेंट होगी सिर्फ? जी, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार में मुश्किल मराहल से गुजर चुकी है, मुस्लिम लीग भी गुजर चुकी है। हमें सिंध क्या, हमें सिंध में भी बहुत छोटे से हिस्से तक महदूद कर दिया गया था, फिर हम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना के आए थे। इंशाल्लाह यू विल सी कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है इंशाल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगी। हुजूर वाला, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि सियासत मेरे लिए आसान की जाए, मरियम नवाज साहिबा के लिए आसान की जाए। क्या उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी गुजारिश कबूल कर ली है या अब भी कुछ वक्त बाकी है? पूछेंगे, उनसे मिलते हैं तो। सर आपको इतलात तो होंगी अंदर ही अंदर, सर घर में क्या बातें हो रही हैं? नहीं, अंदर ही अंदर बातें नहीं होती जी, वो मिलेंगे तो बात करेंगे। मेरी चेयरमैन साहब से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मिलते हैं तो फिर पूछते हैं कि इसका रेफरेंस क्या था और ये क्या। सर क्या, वैसे ये बात बड़ी हैरत अंगेज है, मेरे लिए शॉकिंग है कि आप जैसे सीनियर रहनुमा की मुलाकातें चेयरमैन साहब से नहीं हो रही हैं, तो फिर देखो यहाँ थे नहीं, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में था और वो यहाँ थे नहीं। जब से हुकूमत गई है उसके बाद तो फिर नेचुरली आपको कंस्टिट्यूंसीज की तरफ ज़्यादा जाना पड़ता है और चेयरमैन साहब को भी काफ़ी टाइम जो है वो सिंध में देना पड़ा, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब जल्द मुलाकात होगी। सर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स शमूलियत इख्तियार करेंगे पीपल्स पार्टी में, कुछ इशारा दे दें सर हमारे लिए। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, जरदारी साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब है वहाँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना इंशाल्लाह। यकीनन सर, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि कमर जमान कायरा साहब को ऐसी चीज़ें नहीं पता हैं जो मेरे ख्याल से देखिए ना, सीनियर अगर क़यादत मुझे की कुछ नॉलेज में पता होनी है तो चाहिए। मैं अगर मुझे पता है और जमात के फाइनल फैसले तक और जरदारी साहब से या बिलावल साहब से उनकी मुलाकातों तक तो मैं उन चीज़ों को रिवील नहीं कर सकता ना, पता भी नहीं है और हो भी तो नहीं कर सकता। सर बता दें अगला वजीर आजम कौन होगा, बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ? हर जमात की ये ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब अगले वजीर आजम होंगे। यानी सर कैंडिडेट तो बाकी कंफर्म जमातों है ना, की भी बिलावल ख्वाहिश है। ही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के? सर ये तो कंफर्म बात है, किससे? बिलावल भुट्टो ही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के, ये तो कंफर्म है।
देखिए देखिए हमारी पार्टी के पास प्राइम मिनिस्टर बनाने की अगर पोजीशन आई तो चेयरमैन नहीं होंगे और कौन होगा? यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान ख्यारा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले वक्त में इलेक्शंस में, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी लग यही रहा है कि ये दो पार्टीज़ के लिए एक खुला मैदान क्रिएट कर दिया गया है कि इजीली इलेक्शंस में जाएं और इंतखाबात में हिस्सा लें। लेकिन ख्यारा साहब को बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मालूम थे, जो कि मेरे लिए हैरत अंगेज सी बात है। एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे अदालतों में क्या हो रहा है, पीटीआई को क्या मुश्किलात है और नून लीग क्या तैयारी कर रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब से, जो सब कुछ जानकर भी अनजान नजर आए। सियासी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि लोगों को मालूम बहुत कुछ है, लेकिन कहने की ताकत नहीं रखते हैं या तो इजाजत नहीं रखते हैं। देखते हैं मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, राना मकबूल अहमद साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके वक्त के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आज नवाज शरीफ साहब की जो बैठक शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, उसमें कुछ मामला तय पाए या नहीं? कौन से मामला की आप बात कर रहे हैं? सर मामला तो बहुत सारे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का सबसे पहला मामला है, हल्का बंदियों का मामला है, वजीर आजम के कैंडिडेट का मामला है। कुछ तय पाया या फिर सब खबरें ये भी आई कि मरियम नवाज से मुशावरत के बाद फैसला होगा? देखिए, ये खबरें तो कंस्ट्रू कर लें, इसको इंटरप्रेट कर लें, मशवरे तो हर वक्त हो रहे हैं। ये कोई कंडीशन थोड़ा है, वो जरूर मशवरा रोज करते हैं। वो भी सियासतदान है, उनकी बेटी है, बड़ी बहादुर खातून है, बड़ा उसने ऑड्स का मुकाबला किया है। बात यह है कि आपने पहले तो कहा वापसी का तय हो चुका है। फिर आपने कहा हद जो है बरारी या जो डिलिमिटेशन है, वो तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, उसी ने उसको डिलिमिटेशन करनी है। उसने मुस्लिम लीग नून ने तो कुछ रोल नहीं ना उसका, बल्कि मुस्लिम लीग तो ये अब चाहती है कि ये इलेक्शन जो है जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती हैं, इसलिए कोई इसमें इश्काल नहीं है किसी चीज में। ठीक, सब चीजों में क्लैरिटी है। पर क्लैरिटी तो एक चीज में बहरहाल नहीं है ना सर, नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे? हर कोई यही सवाल करता है। माहिरीन कहते हैं कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे फिर फैसला किया जाएगा। क्या खतरा किससे है, चीफ जस्टिस से? नहीं, कितनी ज्यादा को वक्त रह गया है नए चीफ जस्टिस के आने में, इसलिए बाय अबाउट लास्ट वीक ऑफ सितंबर 17 सितंबर सर। हुजूर वाला, मैं फिर ये सोचने पर मजबूर हूं कि अगर हमारे सियासतदान इतने ही अदलिया के डसे हुए हैं तो फिर क्यों नहीं जुडिशल रिफॉर्म्स आते? क्यों नहीं तरीक़ेकार डिफाइन किया जाता कि किस तरीके से जज को तैनात किया जाएगा? क्यों नहीं उसके एसओपीज को मजीद सख्त किया जाता? हुजूर, क्यों हमारे सियासतदान पावर में आके चुप हो जाते हैं और जब पावर में नहीं होते हैं तब शोर करते हैं? सर कहाँ चुप होते हैं? अभी क्या लॉ आया था? जो लॉ था अभी, जिसको उन्होंने एक तरह से एक्सटिंग्विश कर दिया है, जी गायब कर दिया कि इट शुड नहीं, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इट शुड बी ए शेयर्ड लेवल ऑफ शेयर्ड विजडम, कलेक्टिव विजडम, कि एक इंडिविजुअल जो है जज साहब, वो सारे केस अगर फिक्सेशन करते हैं तो फिक्सेशन से मामला सब लोगों को पता चल जाता है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच हुई है इसमें क्या फैसला आएगा। जब ये लॉ बनाया गया कि कलेक्टिव विजडम होगी, जो सीनियर मोस्ट होंगे 3 जज साहबान, वो बैठ के फैसला करेंगे, ताकि इसको अच्छी तरीके से असेस करके बैलेंस बेंचेस बनाए जाएं। तो आपका क्या हुआ उस लॉ का हाल? अभी देखा ना आपने, जो पॉलिटिशियन ने किया था ना। अभी दूसरे लॉ के साथ जो हो रहा है, जिसमें राइट ऑफ अपील दिया गया है अंडर 184(3), जो कि मैं समझता हूँ एक यूनिक लॉ है सारी दुनिया में, कि जिसमें अपील ही कोई नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी बंदे को अगर आप गिल्टी करार देते हैं तो उसको आप अपील का हक न दें? तो ये क्या लॉ? इसको किया ना उन्होंने, रिफॉर्म करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जज साहबान ने कहा कि नहीं, आपने गलत किया है, ये आर्बिट्रेरी पावर होनी चाहिए। तो कोशिश तो होती है,
लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह फाइनली हो जाएगा। मैं आपसे इत्तेफाक राइट, करता हूँ राइट, कि इसको कमर बस्ता हो के जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये जो कभी-कभी आप एक डोज़ देने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं कर रही। ठीक, एक तरह से पूरा एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स होना चाहिए, जिसमें ये मेरी ही कमेटी ने मूव किया हुआ है कि जो इंडक्शन ऑफ इनटू जुडिशरी है, लेड बाय ये राइट जो सर, उनकी आपने जो है फारूक नाइक जो है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, वो हमारी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सेनेट में पड़ी हुई है, और दैट कैन बी टेकन अप। और अब क्योंकि उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी जो ही असेंबली बनती है ठीक। इंशाल्लाह, तो अल्लाह के फजल से वो आ जाएगा लॉ, और लॉ राना पास साहब, भी कुछ हो कुछ जाएगा कुछ इंशाल्लाह कुछ बिल्कुल। लॉज हैं जो इस वक्त गले में हड्डी बन के भी अटक गए हैं। आपको मालूम है सदर मुमलिकत वाली जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, कंट्रोवर्सी उसमें तो खामखा होगी ना जी, कंट्रोवर्सी, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो माशाल्लाह फॉल्ट, उन्होंने उस प्रोसीजर को अडॉप्ट ही नहीं किया। बाकी हर लॉ के ऊपर कमेंट करते हैं, उनके डस्टर मौजूद होते हैं, और इन दो लॉज को उन्होंने अपने पास रखा और अभी तक है, वो लॉ के ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। अब आप कहते हैं कि ये लॉ मैंने वापस भिजवा दिए हैं, किसको भिजवा दिए हैं? वो वापस आए नहीं। उनका करेक्ट। सेक्रेटरी कहता है अभी तक वो प्रेसिडेंट के पास पड़े हुए, मेरे पास नहीं आए। लॉ तो वो टेकअप होगा दोबारा पार्लियामेंट में जिसके ऊपर कोई नोट ऑफ डिसेंट होगा प्रेसिडेंट का। माहिर कानून अहमद पिंसोता साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ऐसी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जाना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, और आमिर फारूक साहब का नाम भी लिया जा रहा है। आपकी नज़र में सर क्या वजह है इसकी? पहली तो बात ये थी कि मुझे इस इंफॉर्मेशन का आइडिया नहीं है कि ठीक, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, बट लेट्स से कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते भी हैं तो इवन इन दैट केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है या अनबिकमिंग ऑफ जेंटलमैन है, या जजेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो उनसे नीचे उतरते हैं और किसी किस्म का देयर इज एनी डिफायंस, तो फिर इन दैट केस वो चीज जा सकती है। अब किसी केस के अंदर डिले, अगर तो वो इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि विलफुल डिले है या विलफुली ये सारे का सारा काम किया जा रहा है, बिकॉज अदालतों में आप देखते हैं रोज मुकदमात में डेट्स भी होती हैं, एडजर्नमेंट्स भी होती हैं, और अगर इस मुकदमे में ये प्रूव किया जा सकता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई ही इज बीइंग टारगेटेड, तो ऑफ कोर्स फिर शायद ये केस बन सकता है। लेकिन उसके अलावा इस किस्म के केसेस जो हैं वे इतने आराम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। राइट। अहमद साहब, एक और चीज, जब फैसला हक में आता है तो जजेस अच्छे लगते हैं, जब फैसला खिलाफ आता है जजेस बुरे लगते हैं। आज बताया जा रहा है कि 200 के करीब नौजवान वकला पीटीआई की तरफ से अदालत में पहुंचे थे, तारीख मिल गई, और फिर एक कैंपेन चल पड़ी जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ। कौन चला रहा है ये कैंपेन हुजूर? मुझे जी कैंपेन का तो फ्रैंकली उस तरह आइडिया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है और वो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं और साथ साथ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऑफ कोर्स फॉलोइंग तो होती है। और ये मामला सिर्फ इमरान खान साहब के स्पेसिफिक नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब को भी सजा दी गई थी या नैब ट्रायल चल रहे थे, तो उस टाइम पर ये इसी तरह ही होता था कि सोशल मीडिया पर उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो दे वुड नॉट ऑब्वियसली लाइक द डिसीजन, और उस डिसीजन के अगेंस्ट एक पूरे का पूरा कैंपेन चलाई जाती थी। सिमिलरली यहाँ पर तो अब जो खान साहब का अगर आप केस देखें तो उसमें तो कुछ कानूनी तकाजे पूरे होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। 5 साल या 5 साल से नीचे की सजा जो इसको तो यूजुअली कोर्ट्स पहली डेट पर सस्पेंड कर देती हैं। सर, जब माहिर कानून ये कहते हैं ना आइन के मुताबिक हर पाकिस्तानी बराबर है, तो मुझे मेरी शक्ल पे मुस्कुराहट इसलिए आ जाती है क्योंकि हम आप ठीक जानते कह हैं रहे हैं। कि रईस के मैं लिए वैसे कानून कुछ और है, frankly गरीब के लिए कानून कुछ और। सर ये बताइए, कल तोशाखाना केस की भी समाअत हो रही है, ऑनरेबल जस्टिस बंदियाल साहब या अफरीदी साहब, मज़ार नकवी साहब उसको सुनेंगे। आपकी नज़र में कल क्या होने वाला है? अच्छा, पहले तो जो आपने क्विकली कमेंट किया, मैं आपसे समवट इसलिए एग्री करता हूँ कि जब आप कहते हैं कि शहरी एक जैसे नहीं है, तो ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि एक आम शहरी के खिलाफ कभी भी 200 मुकदमा नहीं दर्ज किए जाते। एक आम शहरी के जो राइट्स हैं, चूंकि हम तो हर रोज अदालतों में पेश होते हैं, बहुत डिफरेंट है, उसको चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं अदालतों में, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी जो होता है उसके लिए डिफिकल्टी होती है। अब आते हैं बंदियाल साहब वाला जो कल केस है, मेरा ख्याल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस केस में शायद किसी किस्म की कोई डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट जरूर दे दी जाए कि जी आप इस केस को जल्द अज जल्द डिसाइड करें,
ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। बिकॉज इस केस के अंदर देखें ना जी, अब तोशा खाना केस का जो कन्विक्शन है, अगर आप उसको उठा के देखें तो उसमें तो इतने लूप होल्स हैं। राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया। दूसरी बात ये कि उस राइट ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट पिटिशन की गई वो फिक्स्ड है, और उसके होते हुए आप साथ ही ये कन्विक्शन हो रही है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके बावजूद उसको सस्पेंड नहीं कर रहा सेंटेंस को। एंड द वे दैट ट्रायल वाज कंडक्टेड, इट रीक्स ऑफ मैला फिडे ऑन पार्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो उस एंगल से मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट को जरूर करनी राइट चाहिए, सर। और एटलीस्ट ये इंश्योर करना चाहिए कि ट्रायल जो है उसमें कानून के तकाजे पूरे। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सेनेटर राना मकबूल साहब, आपके बेहद मशकूर हैं, आपने कीमती वक्त दिया। अहमद पंसोता साहब, बेहद शुक्र अदा करेंगे आपका भी, आप माहिर कानून हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, वजीरिस्तान की सूरत हाल को। मुझे लग यही रहा है कि मुल्क में एक ही इदारा है, पाक फौज, जो काम कर रहा है, बाकी कोई भी काम नहीं कर रहा है। एक ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आम इंतखाबात सर पे खड़े हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब होती है तो इंतखाबात ताखीर का शिकार होते हैं। तो यकीनन हर पाकिस्तानी वैसे ही दहशत गर्दी से इस कदर मुतासर है कि उसकी यही दुआ होती है कि या अल्लाह इस जिन का खात्मा कर दे हमारे मुल्क से, इनको जहन्नुम वासिल कर दे। आज की जो खबर आई है वो ये आई है कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी भी हुए हैं। यकीनन और ISPR के मुताबिक जो खबर है मेरे हाथ में, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इससे पहले कि आपके सामने रखूं, मैं वेलकम कहूंगा इस सेगमेंट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारे प्रोग्राम को वक्त देते हैं, बेहद मशकूर शुक्रगुजार ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, ज़रब अज़्म, रद्दुल फसाद, अब एक और आखिरी ज़रब की ज़रूरत है। उस ऑपरेशन का नाम आखिरी ज़रब भी हो सकता है, और आज जो स्टेटमेंट मेरे सामने खबर में है उसमें ये लिखा हुआ है कि ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सर, कितनी बार सैनिटाइज करना होगा दहशतगर्दी के जरासीम से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए, बताइए सर। जी दरअसल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इस वक्त जो इंडिया है या हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो खातर ख्वाह परेशानी के आलम में, क्योंकि जो फतवा दी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, बुरी जो गवर्नमेंट है, कि हमारी सरजमीन से TTP का कोई भी एलिमेंट पाकिस्तान में या कहीं और दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उसमें मारा जाता है तो वो उसको अपनाएंगे नहीं, और उसको मुर्दार या मुर्दार कहेंगे और शहीद नहीं कहेंगे। तो इस तरह के प्रेशर की वजह से अर्सवाइल जो आपके जितने फ्रांसर थे इन एलिमेंट्स के, उन्होंने फंडिंग देने में हाथ जो वो खींच लिया था। अब तो अगर देखें इंडिया के तनाजुर में, अगर मजीद देखें तो आगे उनके मई 2024 के अंदर इलेक्शन आने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह जैसे 2019 में बालाकोट के ऑपरेशन उन्होंने किए थे और मुंह की खाई थी, 2020 में इलेक्शन होने जा रहे थे। इस वक्त मानीपुर के इलाका और जिस तरह के वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंदुओं ने वहाँ पे दहशतकशी कर रखी है, तो इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए वो एक ऐसा दोबारा से एंटी पाकिस्तान स्लोगन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जिसमें दोबारा अपनी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी गेन कर सकें। ये BJP के मैनिफेस्टो में भी है कि हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को, लोकल जो वहाँ पे जो मलिक हैं, ये लोकल जो आम पब्लिक है, वो खुद आर्मी को बताती है आगे, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि वो दहशतगर्दी की जंग थी उससे पहले वाला जो इन्वायरमेंट था वो दोबारा से खुदा न खास्ता वापस आ जाए। तो लिहाजा वो खुद बताते हैं, और उस बताने के ऊपर ऑपरेशन प्लान किया जाता है, और उस ऑपरेशन को जब लॉन्च करते हैं तो फिर जब 2-2 लड़ाई होती है तो नुकसान तो होता है। अब आर्मी का हमारा कुछ नुकसान 6 जवानों का हुआ, उनके हमने 4 उनको जहन्नम वासिल किया, 2 उनके लाइव हमने पकड़े भी हैं, लेकिन हमारी शातों का रेशियो इसलिए ज़्यादा होता है कि एक तो निडर हैं, खुल के चलते हैं, उस तरह की शायद प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, कि मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं वो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चप्पे चप्पे का इल्म होता है, जबकि हमारी अफवाज के वहाँ पे जो तैनात हैं वो किसी कोई खारियाँ से गई हुई है, कोई पिंडी से गई हुई है, कराची से गई हुई है, पनवाकल से गई हुई है। तो इस तरह के जो लोकल ग्राउंड एंड वेदर है उससे शायद इतनी उनको आगाही नहीं होती। तो इस तरह से करके नुकसान जरूर होता है, लेकिन आप देखें कि वो मिशन ओरिएंटेड काम करते हैं। उनका काम उस इलाके से दहशतगर्दों को कला कमा करना, चाहे जितनी मर्जी शहादतें उठानी पड़े। जैसे DGSP कहा था कि हम ऐसी कोई यूनिक किस्म की आर्मी है जो आगे बढ़ के शहादतों गले लगाते हैं, लेकिन एक सिंगल पर्पस के लिए, अपने मुल्क को कौम में अमन कायम करने के लिए, और इस दहशतगर्दी को कभी दोबारा सर न उठाने। राइट सर। सर, मैं यहाँ पे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिनों कबल ही, क्योंकि आपने जिक्र किया एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स का, कुछ दिनों कबल ही हमने देखा कि वजीरिस्तान से ही उठ के बहुत सारे लोग आए और PTM का एक बहुत बड़ा धरना हुआ,
और वहाँ पे एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स लगे और इसके बाद अली वजीर और ईमान मजारी को हमने गिरफ्तार होते हुए देखा। लेकिन अगर ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स वजीरिस्तान से उठ के हुजूर इस्लामाबाद तक आकर जलसा कर सकते हैं और वही अपने स्लोगन्स दोहरा सकते हैं, तो क्या ये बात इंतहाई परेशान को नहीं सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जनाब? जी बिल्कुल, अपरेंटली बिल्कुल ऐसा ही है और हकीकत भी ऐसी ही है, क्योंकि ये जो पीटीएम ने जो भी जलसा भी अपना किया है इस्लामाबाद में और तन्नौर से शुरू होके कुछ आगे ये लोग आए और जहाँ पे अगेंस्ट दी आर्मी और दहशतगर्दी और वर्दी का जो एक घिसा पिटा नारा ये लोग लगाते हैं, इसकी परमिशन इस जलसे की कोर्ट ने उनको दे रखी थी। हाँ, ये जरूर है कि जब आप कोर्ट के जो ऑर्डर्स हों तो फिर आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ा सा हाथ पीछे खींचना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप कैसे लोग जो कि आप समझते हैं कि शायद केपीके और अर्सवाइल फाटा के अंदर वो शायद अपनी कुछ जड़ें दोबारा जमा सकते थे, तो इस तरह के नारे लगाने से, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी और इस तरह की बातें करने से लोगों को इनका असल हकीकत वाला चेहरा वो उनके सामने आश्कार हुआ है। तो अगर कुछ एफिलेशंस, कुछ हमदर्दियां उनके साथ लोगों की फाटा के स्पेशली अगर कुछ थी भी, तो मेरे ख्याल है इस तरह के नारेबाजी से, इस तरह का बेहंगम किस्म का जुलूस निकालने से और जिसका कोई मकसद ना हो, तो लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी पे खतरा का डेंट पड़ा है और लोगों के सामने वो एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि अब अवाम जाग चुकी है, अवाम जानती है कि वो किसके साथ खड़े हो जिसमें उनके कारोबार चल सके, उनके बच्चे पढ़ सके, पाकिस्तान तरक्की कर, तो मेरे ख्याल में वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन सर क्या हमारी भी आप कहते हैं ना काबिलियत एक्सपोज नहीं होती उस जगह पर जब हम अफगान बॉर्डर को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, कोई दहशतगर्द एलिमेंट बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। और हमारे मुल्क में जब भी दहशतगर्दी होती है हम कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो क्या ये हमारी नाकामी नहीं है सर? देखिए, नाकामी इसको मैं इस लिहाज से नहीं कहूँगा कि आपने इस पर सारे तमाम बार्ड वायर के जरिए और फेंस लगा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को आपने सील कर दिया है, लेकिन चंद एक ऐसी भी घाटियां हैं या ऐसी ऊंचाइयां हैं जहाँ पे हरकत ऑफ फायर से बॉर्डर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जरूर होती है, लेकिन पेट्रोलिंग के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और हर किस्म की इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए सद्देबाब जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपका तोरखम बॉर्डर जो है, ये चमन से आपके जो अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके लगता है, उसके जरिए नॉर्मल अफगानी जो है वो लाखों की तादाद में डेली क्रॉस करते हैं। अभी आप किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है, वो एक अफगानिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेकर आता है, और ऐसे भी हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटीज हैं, उसकी वजह से वो पाकिस्तान में आना जाना उनका लगा रहता है, वो वेपन्स के बगैर वहां से आते हैं और यहाँ पे उनके जो सिंपथाइजर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से आके स्लीपर सेल से असला लेके खड़े हुए रहते हैं। हाँ, ये जरूर फिक्र की बात है कि अफगानिस्तान का झंडा इस्लामाबाद में किसने लहराने दिया है, तो जो पहले चीफ आर्मी स्टाफ कह भी चुके हैं कि अफगानियों को ख्याल करना चाहिए कि एहसान के बदले एहसान से जवाब देते हैं, ना कि आप दुश्मनी निकाल के। तो अफगानिस्तान के झंडे लहराने से मैं समझता हूँ अफगानी जो यहाँ में माजरीन आबाद है और अब साल से यहाँ पे उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में कोई भी आफत आए, जलजला, सैलाब, तूफान या फिर कोई कहते हैं ना कि छोटी सी केबल कार अगर फंस भी जाए तो हमें पाक फौज की तरफ ही देखना पड़ता है, जो कि मेरी नज़र में सिविलियन हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर बडग्राम को मद्देनजर रखते हुए? सर ये बिल्कुल ऐसी है, देखिए ये काम सिविलियन अदारों का है कि वो रेस्क्यू में पेश हो या उनकी इतनी कैपेसिटी हो, इतना इक्विपमेंट हो कि वो आगे बढ़ के इस तरह की नागानी सिचुएशन जो है उनको हैंडल कर सकें। अब ये सुबह 7 बजे से फंसे हुए थे, वहाँ के लोकल जो इंतजामिया उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो उसको टाइमली एड्रेस ना कर सके और फिर ये चैनल से होता हुआ फौज तक पहुँचा और ये तकरीबन 5 बजे 4:30 बजे करीब 4 बजे करीब आर्मी की SSG जो है वहाँ पे उन्होंने लैंड किया है। तो इसमें कोई शक नहीं, आपको जब तक रिसोर्सेज आप अपने रेस्क्यू एलिमेंट्स को नहीं देंगे, उनकी ट्रेनिंग एट पार विद द आर्म्ड फोर्सेस नहीं होगी, विल नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि सिविल इंतजामिया हमेशा फौज पर डिपेंड करती रहेगी। आप ये भी देखें कि से फौज ने इसको हैंडल किया, वो मेरे ख्याल है क्वाइट एप्रिशिएबल है। काबिल-ए-दीद। बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, हमेशा निकालते हैं, ऑलवेज ग्रेटफुल। लेकिन एक बात वाज़ेह है जो हर पाकिस्तानी के जहन में ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई इदारा है तो वो पाक फौज है, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी नजर आती है। और इस बात पे भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना है, रहेंगे हमेशा। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना फीडबैक सोशल मीडिया में जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।